हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आज इम्पल्स, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है। इम्पल्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखना होगा क्योंकि इस पे कुछ सवाल आ जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का ये लास्ट लेक्चर है और काफ़ी ईजी है, आपको बस समझना होगा चीज़ें और सवाल होने लगेगा। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों यहाँ पे इम्पल्स जो है, इम्पल्स होता क्या है, जो पीछे हमने आपको बताया था, पीछे कितने बार जिक्र हो चुका है इसका। कुछ नहीं है, ये आई होता है। और इम्पल्स क्या होता है, आई इक्वल टू एफ डी टी। हम डायरेक्टली आपको फार्मूला से बता रहे हैं। और जो फोर्स होता है वो वेरी करता है T1 टाइम से T2 टाइम तक। एक्चुअली में इसका डिफिनेशन है क्या, वो हमको आपको बताते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि व्हेन, बहुत बच्चों को पता भी होगा वो चीज़ है ना, व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों, कोई सिस्टम पे अगर फोर्स लग रहा हो, और वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, और वो फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा हो कम टाइम के लिए, है ना। जैसे फुटबॉल रखा हुआ है, हम उसको जोर से मार देते हैं, तो मारने के बाद क्या होता है ना कि हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कम टाइम के लिए, तो वो फुटबॉल बहुत दूर तक जाता है। बैट से जब बॉल को मारते हैं तो बॉल पे बहुत कम इम्पैक्ट, मतलब बॉल और बैट के बीच में जो टाइम होता है लगने का तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बॉल बहुत दूर तक भागता है क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है और टाइम कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हाई इम्पल्स जनरेट होता है। हाई इम्पल्स लगने के कारण क्या होता है बच्चों, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग पाता है और बॉल ज़्यादा दूर तक जा पाता है। वही यहाँ पे ये चीज़ इस फॉर्मेट में बताया गया है कि जब जो फोर्स लगता है, जब ये फोर्स लगता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब T1 से T2 का टाइम डिफरेंस बहुत छोटा होगा बच्चों, तो वहाँ पे इम्पल्स आ जाता है, उसी को इम्पल्स बोल देते हैं। तो यही चीज़ है बच्चों यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, F टाइम्स ऑफ dt। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं F क्या होता है, m इंटू ए। तो m इंटू एक्सलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। और यही चीज़ यहाँ से dt से मल्टीप्लाई है, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा का इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू dv, मतलब कि dv मतलब चेंज इन मोमेंटम, और m से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम इंटू m क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम ही तो आएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ही तो आएगा बच्चों, समझिए ना। तो इम्पल्स होता कुछ नहीं है और चेंज इन मोमेंटम ही है, क्योंकि बच्चों मोमेंटम ही तो चेंज हो रहा है, भले ही वो छोटा टाइम के हो रहा है के लिए हो रहा है तो इम्पल्स बोल देते हैं, और कुछ नहीं है, वो चेंज इन मोमेंटम ही है ना बच्चों। वो चेंज इन मोमेंटम ही है और कुछ नहीं है। घबराना नहीं है ये सब चीज़ें देखकर, क्योंकि इम्पल्स कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम ही होता है। और हम आसानी से बोल सकते हैं कि इम्पल्स हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बस इतना ही आसान है बच्चों, इसमें और कुछ नहीं जानना है। अब आगे देखते हैं। इस टाइप का जो इम्पल्स लग रहा है, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है ये कई तरह का हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि वही बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स, तो ये फोर्स कई तरह का हो सकता है। नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स होता है, फ्रिक्शनल इम्पल्सिव फोर्स, या फिर टेंशन इम्पल्सिव फोर्स। तो बेसिकली हम ये तीन ही देखने वाले हैं जो हमारे को पढ़ना है इस सिलेबस में, है ना बच्चों। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। पहला इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स है, तो सब इम्पल्स ही है, तो सब इम्पल्स ही, लेकिन लगने का तरीका अलग है, तो इसलिए उसको बोल दिया जाता है इम्पल्सिव नॉर्मल। मतलब यहाँ पे इम्पल्स लगने का जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मेट कैसा है, वो नॉर्मल की तरह लग रहा है। नॉर्मल कैसे लगता है बच्चों, सिंपल बता सकते हैं। जब ये बड़ा सा ट्रैक हो और यहाँ पे मान लेते हैं कि दो ब्लॉक चल रहा हो, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है ना, दो ब्लॉक चल रहा है आपस में। तो ब्लॉक चल रहा है बच्चों, ये इसका मास मान लेते हैं कि m1 है, ये m2 है, ये इधर आ रहा है v1 से और इधर आ रहा है ये v2 से। अब v1 v2 कुछ होगा तो यहाँ पे अगर आकर ये टक्कर खा गया, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे आकर टक्कर खाया बच्चों ऐसे करके, है ना, ये m1 आया, ये m2 आया, ये आपस में एक दूसरे को टक्कर मारा, है ना। ये v1 से था, ये v2 से था, तो ये आपस में दोनों आकर टक्कर मारा। तो टक्कर मारने के बाद होगा क्या, टक्कर मारने के बाद होगा क्या, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन आकर लग रहा होगा, ये बहुत छोटे टाइम के लिए ज़्यादा लग रहा होगा। आ रहा है समझ में बच्चों, आ रहा है समझ में बच्चों, आपको समझ में तो आना ही चाहिए, क्योंकि
V1 V2 ज़्यादा है ना बच्चों, ज़्यादा। अब हम भी इधर से आ रहे हो, मेरा दोस्त भी इधर से आ रहा है, दोनों को आपस में टकरा दिए तो भाई बहुत ज़्यादा फोर्स लगा ना, है ना बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये इस पर नॉर्मल जगह उस टाइम पे जब दो चीज़ें टकराते थे, देख रहे हैं ना, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और ये हाथ इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, दोनों आपस में नॉर्मल रिएक्शन तो लगा ही रहे हैं। अरे समझ में, तो यही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बोला जाता है इम्पल्सिव नॉर्मल के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे इम्पल्स तो जनरेट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? नॉर्मल फोर्स की वजह से। तो इसको बोल देते हैं इम्पल्सिव नॉर्मल, इम्पल्सिव नॉर्मल। तो बहुत सही है बच्चों। इसके अलावा एक और चीज़ आप एग्जांपल में देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा है और एक बड़ा सा बॉल को यहाँ पर रखा हुआ है और एक छोटा सा बॉल ऊपर से गिर रहा है ना। ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है और ऊपर से ये v वेलोसिटी से आ रहा है। तो आने के बाद होगा क्या, ये ऐसे था और ये इस पे ऐसे करके गिरा होगा, है ना बच्चों। ये मास m1 का था, ये मास m2 का था। तो ये अगर इस पे गिरा होगा, ये रेस्ट पे था, तो ये इस पे बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये इस पे बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और इसके वजह से ये जो भारी होगा ना, ये तो वजन होगा, इसका m2 वजन है, तो इसकी वजह से यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा है। और कोई चीज़ किसी चीज़ पे भारी वजह से गिरता है तो ग्राउंड पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। अरे समझ में, तो ये ग्राउंड पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चीज़ें समझना चाहिए आपको कि यहाँ पे दो जगह नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है ना। इस सरफेस के द्वारा इस पे भी लग रहा है और इस सरफेस के द्वारा इस पे भी लग रहा है। तो दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और दोनों क्या होगा, इम्पल्सिव होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट टक्कर खाता है तो उसके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी इसके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में जो लगा फोर्स वो होगा इम्पल्सिव फोर्स। यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इसके हिसाब से ये भी इम्पल्सिव फोर्स होगा, है ना। ये भी, क्योंकि इन दोनों का सेंटर में मिला देंगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही आ जाएगा। यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग अगर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, जो भी फोर्स, तो वो हमेशा इम्पल्सिव होता है, ये याद रखना है ना। वो हमेशा इम्पल्सिव होता है। यहाँ पे दोनों इम्पल्सिव हो जाएगा, है ना बच्चों, दोनों इम्पल्सिव हो जाएगा। बोथ द फोर्सेज आर इम्पल्सिव। और कौन सा इम्पल्सिव है? नॉर्मल इम्पल्सिव है, ठीक है। तो उसी तरीके से देख लेते हैं, इम्पल्सिव फ्रिक्शन भी होता है एक तरह का बच्चों। तो कुछ नहीं करना है इम्पल्सिव फ्रिक्शन में, करना कुछ नहीं है। यही चीज़ को हम ऐसे बता देते हैं, ये ऐसा था, ये ऐसा था बच्चों, और ऊपर से ये चीज़ ऑब्जेक्ट इस पर गिर रहा था, ये m1 था, ये m2 था, ये रेस्ट पे था, है ना। तो अब क्या होगा ना कि ये इसके पास फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन प्रेजेंट, मतलब फ्रिक्शन है इसमें, है ना। तब फ्रिक्शन आ गया तब तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मास इस पे आ गया होगा, ठीक है, और ऊपर से गिर रहा होगा v से ना। तो ये m1 था, यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा ना, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा बच्चों। और हम यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शनल इम्पल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, सोचिए अगर चीज़ें टक्कर खा रही है तो छोटे टाइम के लिए फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा ना वहाँ पे। सोचिए वो छोटे टाइम के लिए ही तो फ्रिक्शन लग ही रहा होगा ना। हम क्या समझते हैं, फ्रिक्शन जब रगड़न घिसड़न होती है दो सरफेसेस के बीच में तो फ्रिक्शन लगती है, लेकिन जब इम्पैक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे भी छोटा सा कुछ तो फ्रिक्शन लग ही रहा होगा ना। सोचिए बच्चों, कुछ तो फ्रिक्शन लग ही रहा होगा। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसमें फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इस यहाँ से टक्कर खाया होगा तो कुछ तो इस पर फ्रिक्शन लगाया ही होगा, क्योंकि वहाँ रुखड़ा सरफेस है। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, है ना बच्चों। तो क्या होगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी इम्पल्सिव हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, सिंपल। ऐसा करके चीज़ों को हम समझ सकते हैं। एक और चीज़ अगर आपको मैं बताना चाहूँ एग्जांपल के थ्रू, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ऐसे बना दिया और ये बड़ा सा बना दिया और ये छोटा सा बना दिया, इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों आपस में टक्कर खाई, ये भी इधर जा रहा था, ये भी इधर आ रहा था, v1 से v2 से। तो ये दोनों बच्चों आपस में कहीं ना कहीं पे टक्कर खाएगा ही। मान लेते हैं यहाँ पे इन दोनों ने टक्कर खाया, ये m1 ये m2 हो जाएगा। जब ये टक्कर खाया तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग तो ये यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा होगा, आपको तो पता चल ही गया होगा बच्चों। ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक है। इनका नॉर्मल रिएक्शन एक नीचे से भी होगा, सरफेस से। यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब नोट स्मूथ नहीं है बच्चों,
मतलब फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन है तो जब ये चल रहे होंगे तो इसमें फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा बच्चों, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नॉर्मल फोर्स की वजह से अगर इसमें देखें तो ये एन मान लेते हैं, इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2 मान लेते हैं। यहाँ पे n तो इम्पल्सिव हो गए। मैंने आपको क्या बताया कि इम्पल्सिव कब होता है, जब उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो वो हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है वो इम्पल्सिव। क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है ना बच्चों, ये टक्कर खाएगा आप भले ही ऐसे, लेकिन इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर ये है, तो दोनों सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन एक तो लगेगा ही। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो बच्चों सोचिए, फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसमें फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। जब ये आ रहा है तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। इसके इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन इस पर किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ। ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन इस पर किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये लगने वाला फ्रिक्शन कितना बड़ा हो सकता है, सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। ये फ्रिक्शन इस पर जो लग रहा होगा ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि लार्ज मास का है, और ये स्मॉल है तो इस पर फ्रिक्शन कम लग रहा होगा। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, तो जो ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमें देखना है इम्पल्स, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा बच्चों। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ, n1 भी यहाँ पे इम्पल्सिव हो जाएगा। और अगर बात करें हम n2 का, तो ये क्या होगा, इम्पल्सिव हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। ये इम्पल्सिव इसलिए है क्योंकि ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट इस छोटे से ऑब्जेक्ट से जाकर टक्कर खा रहा है, मतलब दोनों आपस में आकर टक्कर खा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी मास है ना बच्चों, ये बहुत भारी मास है, ये बहुत भारी मास है, तो इसका इम्पैक्ट तो इस पर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इसका नॉर्मल रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि किसी अब ट्रक से किसी साइकिल को भिड़ा दिए बच्चों, तो जो इम्पैक्ट आएगा इसी पे तो आएगा है ना बच्चों, इसी पे तो इम्पैक्ट आएगा, साइकिल पे ही तो आएगा कि वो ट्रक पीछे की तरफ भागने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन वही का वही रहेगा, तो इस पर इम्पैक्ट आना मुश्किल है, इस पर इम्पल्स भी आना मुश्किल है, तो ये इम्पल्सिव नहीं होगा, नॉट इम्पल्सिव। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखा जाए तो ये इम्पल्सिव नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इम्पल्सिव नहीं है। और अगर फ्रिक्शन की बात किया जाए तो फ्रिक्शन की बात मैंने अभी आपको बताया कि फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा, तो उसी तरीक़े से इस पर भी फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि बहुत भारी है, इसके कारण इस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसका जो इम्पल्सिव होगा, फ्रिक्शनल इम्पल्सिव फोर्स इस पर नहीं आएगा, और इसका फ्रिक्शनल इम्पल्सिव फोर्स होगा, है ना। देखिए बच्चों, फॉर M2 फ्रिक्शन इम्पल्सिव फोर्स प्रेजेंट, मतलब इस पे प्रेजेंट होगा बच्चों M2 के लिए, लेकिन फॉर M1 नॉट फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, फ्रिक्शनल इम्पल्सिव फोर्स नॉट प्रेजेंट, ये नहीं होगा। क्यों, हमें इम्पैक्ट के बाद देखना है ना बच्चों। शुरू में ठीक है फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहा है, लेकिन बच्चों फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन हमें देखना है इम्पल्स कब जनरेट होता है, काम होने के बाद। काम कब क्या होता है, काम तभी होता है ना जब उस पर चीज़ें को इम्पैक्ट पड़े, वो चीज़ें आपस में टक्कर खाएं। तो टक्कर खाने के बाद देखा जाए तो ये नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब इसे इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, और हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत भारी है। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं यार, इतना ईजी है बच्चों। ठीक है, समझिए आप चीज़ों को, इतना बता दिया फ्रिक्शनल वाला। अब टेंशन वाला देख लेते हैं। टेंशन वाला तो और आसान है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इस ऊपर छत से टंगा हुआ है, ठीक है, ऐसा करके एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये टंगा हुआ है ऊपर छत से। मान लेते हैं कि छोटा सा मास M1 इस पे जाके ऐसे करके टक्कर खाए, एक ऐसा मास यहाँ पे एक और M2 था, ये भी ऐसे जाके टक्कर खाए, एक और मास M3 था। तो ऐसा चीज़ें हम बता सकते हैं। मेनली हम तीन लेते हैं, लेने के लिए फिर M4 ले सकते हैं इधर की तरफ, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा ले सकते हैं। 3 केसेज में हम देख लेते हैं। केसेज क्या है, मतलब 3 मास को लेकर बच्चों, ये जब मास यहाँ से टक्कर खा रही होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही होगी, तो इस पर टक्कर खा रही होगी। ये मास जो M2 होगा, ये भी ऐसे आकर इस पर टक्कर खा रही होगी। ये मास M3 होगा, ये भी जाकर इस पर ऐसा करके टक्कर खा रही होगी। आपको क्या लगता है, टेंशन तो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका बड़ा सा मास M है, इसका बड़ा सा मास M है ना बच्चों। आपको क्या लगता है किस मास की वजह से, इनमें से किस मास की वजह से यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा, बताइए किस मास की वजह से यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा बच्चों। तो आप अच्छे से बता पाएंगे बिल्कुल आसानी से, बहुत सारे बच्चे बता दिए होंगे M1 की वजह से होगा। M1 की वजह से क्यों होगा, क्योंकि M1 जब यहाँ पे जाके इम्पैक्ट कर रहा है ना, तो इसमें टेंशन आएगा,
टेंशन में अचानक से एक चेंज आ जाएगा, अचानक से टेंशन बढ़ जाएगा बच्चों, ये समझिए, अचानक से टेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन M2 जब ऐसे जाके टक्कर खाएगा तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें लटका हुआ है, हम इस पर ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मारने से क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा। तो टेंशन कहाँ से बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ ही नहीं रहा है, टेंशन तो बस जो लग रहा था वही लग रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे से आ जाए ऐसे करके, नीचे से इस पर लग जाए, तो ये टेंशन है ये टेंशन ऐसे खींच रहा होगा, हम नीचे से वार कर दिए तो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्या होगा ऊपर जाने से, ये तो रस्सी ही है ना बच्चों, ये तो रस्सी ही है। तो रस्सी में ऊपर जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा हमें मतलब लार्ज फोर्स लगना होता है छोटे टाइम के लिए, तो यहाँ पे लार्ज नहीं और स्मॉल फोर्स लगेगा, जो टेंशन लग रहा था वो भी ऊपर जाके टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन M1 की बात करें तो M1 जब नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा, या फिर अगर M1 यहाँ पे हो तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ मैं धक्का दे रहा हूँ तो टेंशन और ऊपर की तरफ खींचेगा। कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ उस पर और धक्का देना तो टेंशन और ऊपर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा। हेयर द इम्पल्सिव टेंशन फोर्स विल बी ड्यू टू M1 मास। M1 मास की वजह से ही होगा बच्चों, ना ही इसके वजह से, ना ही इसके वजह से, क्योंकि ये बच्चों उतना इम्पल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो ये है ये ज़्यादा इम्पल्स जनरेट कर पा रहा है ना, सिंपल है। अगर हम यहाँ पे रॉड लगा देते, रॉड मतलब कि एक मासलेस रॉड टाइप का, तो रॉड लगा देते तो कहीं से फेंकते तो टेंशन रहता ही, उसमें इम्पैक्ट आता ही। सोचिए बच्चों, अगर रॉड लगा देते, रॉड एकदम सॉलिड सा, तो क्या होता है, ऐसे ही एकदम कांस्टेंट ऐसे रहता है। इधर से मारते फिर भी इसमें टेंशन बढ़ता है, इधर से मारते फिर भी टेंशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि बच्चों अगर हम इधर से भी मार रहे हैं ना, तो ये रॉड है, ये कभी स्लैक व्लैक नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसमें हमेशा टेंशन बना ही रहेगा। और किधर से भी मारे, इधर से भी मारे बच्चों, तो रॉड क्या है, रॉड सॉलिड है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन उसमें अंदर का मॉलिक्यूल्स तो दब थी कर रहा होगा ना, दब रहा होगा, तो उसमें हमेशा उसमें टेंशन आएगा ही, हमेशा। और हमेशा उसमें टेंशन बढ़ेगा ही, भले ही हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचें, भले ही इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ खींचें, ये बड़ा वाला है ना, इसको नीचे की तरफ भगाएंगे फिर भी टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा अगर रॉड हो तब। और अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ धक्का देंगे फिर भी टेंशन बढ़ेगा, नीचे से ऊपर देंगे फिर भी बढ़ेगा, इधर से इधर देंगे फिर भी इधर की तरफ टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि रॉड होने के कारण सभी तरफ से बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। आसान है, ऐसी सा जो छोटा सा फैक्ट बता दिया था आपको। तो कुछ नहीं है, वेरिएबल मास सिस्टम देख लेते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको याद हो, मास वेरिएबल हो जाए तब कैसे हम उसका एक्सेलरेशन बताते थे। किसी ऑब्जेक्ट का मास वेरी कर रहा है तो उसमें फोर्स जो लगने वाला होता है ना, वो भी वेरी करने लगता है। कैसे करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद कीजिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहाँ पे बच्चों हमने आपको बताया था कि जो फोर्स होता था वो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल, मास यहाँ पे वेरी नहीं करता था। हियर मास इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, क्यों नहीं आता पता नहीं। मास कांस्टेंट है ना, मास कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट लिख देते थे। लेकिन अगर वेरिएबल मास सिस्टम हो, मास ही वेरी कर रहा हो, कैसे मास वेरी करेगा। टैंकर नहीं होता है, पानी का टैंकर, अगर कहीं पे जैसे छठ वगैरह होता है ना हमारे इधर, तो क्या करते हैं, पानी का टैंकर का पीछे वाला खोल देते हैं, गाड़ी चलते रहती है, पानी गिरती रहती है और रोड पे साफ सफाई होता रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि छठ अच्छा से मना सके, वो तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल मास सिस्टम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मास का वेरी हो रहा है, क्योंकि हम टैंकर में पानी जमा किए हैं, वो पानी लगातार किसी रेट से गिर रहा है नीचे। तो जो सिस्टम चल रहा है उसका मास हमेशा कम होता जा रहा होगा बच्चों। पानी कम होता जा रहा है तो मास कम होता जा रहा होगा। तो समझिए, मास कम होता जा रहा है तो वहाँ पे वेरिएबल मास सिस्टम लग जाएगा, है ना। तो क्या होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो हमने पढ़ा था क्या, न्यूटन सेकंड लॉ एकदम शुरू से जानिए। F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता था, dp/dt होता था, याद कीजिए। और मोमेंटम क्या होता था बच्चों, mv डिवाइडेड बाई dt। और अगर दो चीज़ हमारे को दे दिया है और उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक को कांस्टेंट मारते हैं, एक को वेरिएबल मारते हैं, एक को कांस्टेंट एक को वेरिएबल, फिर एक को कांस्टेंट फिर एक को वेरिएबल। तो ऐसा करके कर सकते हैं हम लोग, तो कर सकते हैं m इंटू dv/dt हो जाएगा प्लस v इंटू dm/dt हो जाएगा। अरे बच्चों समझ में, तो ऐसे चीज़ें हम समझा सकते हैं, ऐसे चीज़ें हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। बिल्कुल आसानी से हम ऐसे करके चीज़ों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम चल रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, उसका मास भी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि dm/dt क्या बोल रहा है, समय के साथ मास चेंज हो रहा है।
और ये बोल रहा है कि समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो हम पीछे पढ़ते थे कि ये हो ही नहीं रहा है, मास कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाता था और हम इसको डायरेक्ट लिख देते थे ma, है ना बच्चों, इसीलिए ऐसा होता था। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वेरिएबल मास सिस्टम है, सिस्टम का मास वेरी कर रहा है। अगर आपको मैं बता दूं आसानी से, तो ये एफ जो आ रहा है हमारे पास, इसको एफ नेट बोलेंगे। एफ नेट कितना हो जाएगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको बोल देते हैं थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं और यही थ्रस्ट फोर्स होता है वी इंटू डी एम बाई डी टी। क्योंकि जब मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ ना तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्योंकि जब पानी नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो वहाँ पे देखा जाए, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ चल रहा है बच्चों, समझिए, पता नहीं आपके इधर होता है कि नहीं होता है, एक टैंकर नहीं होता है, टैंकर में पानी भरा होता है और ये टैंकर क्या करता है, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ता रहता है ना बच्चों, ये आगे तरफ बढ़ता रहता है और यहाँ से पानी ऐसा करके नीचे गिरता रहता है ना बच्चों, ये आगे की तरफ भी वेलोसिटी से बढ़ता रहता है फोर्स से लगा के, तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो पानी का टेंडेंसी क्या होगा बच्चों, पानी क्या चाहेगा, ये जिधर चल रहा है उधर की तरफ ही भागे। ऑब्वियसली बच्चों ये तो होएगा ही, क्योंकि वहाँ पे वही तो उसका चाहत होगी, उसका रहने, जैसे न्यूटन लॉ को याद कीजिए, वहाँ पे तो यही बताया जाता है जो बॉडी जिस स्थिति में चल रहा है उसी स्थिति में चलते रहना चाहता है। तो यहाँ पे जो गिर रहा होगा मास ना, उसकी टेंडेंसी इधर की तरफ होती है, तभी तो ये इधर की तरफ सारा अंदर यहाँ पे वाटर से गीला होता जाता है रोड, क्योंकि इस पानी का टेंडेंसी है इधर की तरफ जाने का। आ रहा है समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो गिर रहा है ना बच्चों पानी, ये जो पानी गिर रहा है, हम इसका वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, ये हम ये वेलोसिटी ले रहे हैं रिलेटिव, जो इसका वेलोसिटी है और जो इसका गिरने का वेलोसिटी है दोनों को रिलेटिव लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास एफ थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट वो भी रिलेटिव होता है इंटू डी एम बाई डी टी। आ रहा समझ में बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं इसको, जो थ्रस्ट फोर्स में वेलोसिटी का यूज होता है ये रिलेटिव होता है। ये क्या होता है, रिलेटिव होता है ना बच्चों, याद रखिए। तो रिलेटिव होता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, तो इसका गिरने का वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में होगा ना क्योंकि कोई चीज़ अगर चलता रहता है ना, समझिए ना, बस से उतर रहे हैं गेट से, तो आपका टेंडेंसी आगे जाने का, अगर आप डायरेक्ट रेस्ट पे आएंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो टेंडेंसी उसी डायरेक्शन में होता है, इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा जो गिर रहा होगा वेलोसिटी, जो यहाँ पे पानी गिर रहा होगा इसका भी टेंडेंसी होगा इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, सिंपल है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो आगे देखेंगे वो क्यों होता है, कैसे होता है और कब होगा, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चीज़ें ये बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे, है ना बच्चों, कि एफ नेट जो होगा ये दोनों का सम ही होगा, है ना बच्चों। एफ नेट जो होगा इन दोनों का सम ही होगा बच्चों। कहीं पे कैसा और कहीं पे मान लेते हैं ना, कहीं पे मान लेते हैं बच्चों कि ये ऐसे हो रहा था, कहीं पे मान लेते हैं कि ये ट्रक जो है ना, ट्रक ऐसे करके चल रहा हो आगे की तरफ, ये ट्रक आगे की तरफ चल रहा हो और यहाँ पे ऊपर की तरफ से कुछ यहाँ पे गिराने वाला मशीन हो, सॉरी ऊपर से गिराने वाला मशीन हो, यहाँ पे बालू भरा है और बालू ऊपर से क्या हो रहा है ना बच्चों, गिर रहा है, बालू यहाँ पे गिर रहा है नीचे और इस पर जमा होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या टेंडेंसी होगा, वी रिलेटिव अगर लेना चाहे एफ थ्रस्ट फोर्स, तो वी रिलेटिव यहाँ पे क्या होगा, इंटू डी एम बाई डी टी। क्या होगा बच्चों सोचिए, यहाँ पे वी रिलेटिव क्या होगा, ये चल इस डायरेक्शन में रहा है तो इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, यहाँ पे इसका डायरेक्शन आगे की तरफ था तो इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा बच्चों। अगर रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो इससे का गिरने का वेलोसिटी, क्योंकि आगे चल रहा है ना, तो ये सब पीछे की तरफ ऐसा होता जा रहा है, ये सब पीछे की तरफ बालू फैलता जा रहा होगा क्योंकि इसका टेंडेंसी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंपल है चीज़ें यार, सिंपल है बच्चों, चीज़ें सिंपल है बच्चों, आपको बस समझने की देरी है ना। तो आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ जब ऐसा हो रहा हो सिस्टम में तो कैसे बनाएंगे सवाल। तो सवाल करना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए धीरे धीरे हम सवाल को निपटाते हैं बच्चों। जल्दी से करना है सवाल, जल्दी से करना है सवाल। क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक ऑफ मास एम बच्चों, इतना अगर समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ ही नहीं लेना है समझना तो है, बट अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा हो
तो सवाल से समझ में आ जाता है चीज़ें, क्योंकि सवाल जैसा पूछता है ना तो वैसा हम चीज़ों को समझने लगते हैं। तो बस थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, सवाल को करना सीखेंगे और खुद से करेंगे ना तो आपको क्लियर होने लगेगा, खुद से समझ में आने लगेगा। जब खुद से समझ में आता है तो अच्छा लगता है, दूसरे के समझाने से क्या ही है, मैं क्या ही बता रहा हूँ। खुद से आएगा ना तो अंदर वाली फील जो होती है ना वो आप हमें बताइए, ठीक है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, मास एम है, पेन ऑफ इक्वल मास। ठीक है, देखिए एक पेन है, इसका मास भी एम और ये ब्लॉक है, इसका भी मास भी एम दे दिया है। कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग ओवर द स्मूथ लाइट पुली, एक पुली से कनेक्टेड है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ पुली से कनेक्टेड है। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास एम फॉल्स ऑन द पेन एंड स्टिक टू इट। ओके, एक जो पेन से आ रहा है ना, पेन पे एक छोटा सा मास इधर जाके गिर जाता है और जाके चिपक जाता है। इट इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पेन विथ स्पीड v, देखिए v वेलोसिटी से जा रहा है तो स्पीड विथ विच द सिस्टम मूव्स जस्ट आफ्टर कोलिजन। पूछ रहा कि पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से घूमेगा अगर ये जाकर इससे चिपक जाए, ये जाकर इससे चिपक जाए। तो फाइनल केस बना लेते हैं। फाइनल केस क्या होगा, ऐसे था ऊपर से लटका हुआ, तो ये इस यहाँ पे ऐसे करके एक पुली हो गया, यहाँ से यहाँ पे एक लटका हुआ है पेन है, यहाँ पे एक मास आके चिपक गया है, ये मास एम का, ये भी मास एम था। और क्या हमने इधर देखा है, इधर तो देखा है कि इधर का ब्लॉक का मास एम था। तो ऑब्वियसली बच्चों, ऑब्वियसली ये इधर की तरफ भी से जाने लगेगा, इधर की तरफ भी से आने लगेगा, क्योंकि इसमें जाकर ये इम्पैक्ट किया ना, कुछ इम्पैक्ट किया। ठीक है, सिंपली बता सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम वही करना ही होगा हमें। इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये स्मॉल एम नीचे जा रहा है नीचे की तरफ v वेलोसिटी से, तो माइनस का जे कैप। हमें निकालना क्या है, स्पीड ही तो निकालना है सिस्टम का। तो अभी का सिस्टम का, क्योंकि बाहरी फोर्स कुछ लग नहीं रहा है बच्चों, देखिए कहीं पे बोला है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं बोला है तो डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व कर दिया कीजिए, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर कर दो बिना कुछ सोचे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनली मोमेंटम क्या होगा बच्चों कि पूरा सिस्टम ऑफ मास, ये पूरा क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग इस बार क्या हो जाएगा ना, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। तो टाइट होने के बाद जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो पूरा सिस्टम को ले लेंगे तो ये एम 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 3m हो जाएगा। पूरा 3m का मास नीचे की तरफ जा रहा होगा v वेलोसिटी से। ऐसे समझिए ना बच्चों, ये जो ऐसे लटका हुआ है ऐसे दोनों की तरफ, उसको निकाल लीजिए, निकाल के ऐसे ज़मीन पे रख देंगे। तो ज़मीन पे रख देंगे तो क्या होगा, ये ऐसा एक कनेक्टेड होगा एक ब्लॉक से, और ये मास एम ये मास एम ये मास एम, और ये ओवरऑल v वेलोसिटी से इधर की तरफ भाग रहा होगा, है ना, इधर की तरफ बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखना है हमें, तो ओवरऑल एम 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 3m हो जाएगा, 3m इंटू v डैश वेलोसिटी किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस का जे कैप इसमें भी आ जाएगा। तो अब इनिशियल फाइनल मोमेंटम इक्वल करते हैं, हेंस एफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अवेलेबल, कुछ है ही नहीं, जीरो है वो। तो जीरो होने के बाद इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल कर सकते हैं, कर दीजिए ना बच्चों। एम भी माइनस का जगह माइनस का जगह कट जाएगा, 3m v डैश, तो v डैश हमारे पास आ जाएगा 1/3 m v डिवाइडेड बाई 3m, तो v/3 आ गया, है ना बच्चों। तो v/3 से नीचे की तरफ जाएगा, सिंपल है यार, चीज़ों को समझिएगा तो हो जाएगा, है ना। देखिए फिर से एक आसान सा सवाल, घबराना नहीं है, सवाल देख के अगर आप घबरा गए तो फिर कैसे एग्जाम में करेंगे, नहीं हो पाएगा, घबराना तो है नहीं। टू आइडेंटिकल मास दिया हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड टू द मासलेस स्ट्रिंग प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ब्लेड हैविंग मास m, इस ब्लेड का मास m है, ठीक है, u वेलोसिटी से जा रहा दिख रहा है हमें, स्ट्राइक्स बी ब्लॉक, ठीक है, बिहाइंड सोन, ठीक है, सब कुछ हमें दे रखा है। बोल रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम रेस्ट पे है, सब कुछ ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ से एक हम गोली मार दिए तो यहाँ पे जाके इसमें अटक जाएगा, क्योंकि ब्लॉक है वो, अंदर जाके फंस जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए बी सी आफ्टर कोलिजन के बाद जो इम्पैक्ट हुआ होगा, इम्पैक्ट के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, और ये यहाँ पे जाके सट गया होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा यहाँ पे जाने के बाद, और ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, वही वेलोसिटी से भी मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा बच्चों। स्ट्रिंग टाइट होने के बाद जो वेलोसिटी आगे वाला का होगा वही तो पीछे वाला का होगा, समझिए ना। अगर रोड पे कहीं पे गाड़ी खराब हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, रस्सी से बांधते हैं और आगे वाला को चलाते हैं, तो आगे वाला जितना स्पीड से चलता है पीछे वाला भी उतना ही स्पीड से चलता है, अगर स्ट्रिंग टाइट हो, रस्सी टाइट हो, है ना बच्चों। तो वैसा ही यहाँ पे भी केस है। तो सिंपल बता सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा। इनिशियली क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या है, देखिए यहाँ पे भी कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़मीन भी तो फ्रिक्शनलेस है,
अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं होता तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा था, एक्सटर्नल फोर्स लग जाता, उस टाइम पे मोमेंटम नहीं कंजर्व कर पाते। लेकिन नहीं है, ये तो स्मूथ है और कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है। ये बोलेंगे टेंशन फोर्स तो लग रहा है बच्चों, टेंशन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये इंटरनल ही तो है इसका, है ना, एक्सटर्नल थोड़ी है। आपको क्लियर होना चाहिए सब चीज़, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम बस इसी का है, एक ही चीज़ मूव कर रहा है, ये चीज़ सब तो रेस्ट पे है। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा एम इंटू यू, आई कैप में जा रहा है। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली मोमेंटम ये जो सब कुछ सेम वेलोसिटी से जाने लगेगा। सोचिए ना, ये इसमें चला जाएगा और इसके कारण इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, तो टाइट होने के कारण जो वेलोसिटी ये जाएगा ये भी यही रहेगा, और भी ये जो अंदर घुसा होगा बुलेट, इसका भी वेलोसिटी तो भी ही रहेगा, सबका वेलोसिटी भी हो जाएगा। चीज़ों को समझिए बच्चों, है ना। तो एम इंटू पूरा कितना 3m हो जाएगा, पूरा सिस्टम को ले रहे हैं, पूरा सिस्टम को 3m इंटू वी हो जाएगा, वी आई कैप में। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करना सीख लिए हैं आप। तो वही एम यू हो जाएगा इक्वल टू 3m वी हो जाएगा, तो वी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास u/3। मतलब सभी का वेलोसिटी सेम होगा, फाइनली वो हो जाएगा u/3। इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही। अब बोल रहा है इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। ए पे इम्पल्स कितना लगेगा, ए को झटका जो लगेगा, अचानक बड़ा सा फोर्स लगेगा ए को, वो कितना लगेगा टेंशन के द्वारा, ये टेंशन के द्वारा। सिंपल सा बात है बच्चों, अगर ये यहाँ पे जाकर टकराया है तो ये जिस वेलोसिटी जाएगा उसी वेलोसिटी से भी जाएगा, तो इसमें ज़रूर कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, मतलब कुछ तो इम्पल्स आएगा टेंशन की वजह से, इसको खींचा जा रहा होगा इधर टेंशन की तरफ से। कितना होगा इम्पल्स, कितना होगा इम्पल्स, बी ऑप्शन को देखते, बी ऑप्शन नहीं है, बी क्वेश्चन को। तो इम्पल्स ड्यू टू, इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम ए का कितना था, 0 था, क्योंकि रेस्ट पे था। सॉरी, चेंज इन मोमेंटम में क्या करता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, भी से मूव कर रहा है, तो एम इंटू भी मतलब u/3। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। तो सिंपल हमारे पास तो आ गया इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन, एम u/3 आ गया आंसर बच्चों। उसी तरीके से हम सी देख लेते हैं, सी नंबर क्वेश्चन। इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स की वजह से सी पे क्या इम्पैक्ट आ जाएगा। देखिए सी तो बच्चों यही तो बुलेट है, तो बुलेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पे भी वही आएगा, क्या आएगा। तो इम्पल्स ऑन सी क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सी। तो यहाँ पे बता सकते हैं इम्पल्स ऑन सी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑन सी, तो फाइनल मोमेंटम ऑन सी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑन सी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम सी का क्या हो रहा है, सब कुछ फाइनली सेम वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि जो एम था उस सेम वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब एम इंटू वी मतलब u/3 आई कैप में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी सी का क्या था, वो तो u था, m इंटू यू आई कैप में, m इंटू यू आई कैप में। सिंपल, तो अब हम बता सकते हैं m u/3 माइनस एम यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2m u/3 हो जाएगा। ये इम्पल्स ऑन सी आ जाएगा बच्चों आई कैप में, ये इम्पल्स इस पे लगा होगा नॉर्मल के द्वारा। तो उसी तरीके से अब डी देख लेते हैं, डी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन। बी पर क्या इम्पल्स होगा, नॉर्मल फोर्स के द्वारा। ठीक है, यही तो बी है। बी इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, फाइनली कुछ वेलोसिटी से जा रहा था। तो सिंपली हम बता सकते हैं इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं बच्चों। तो यही तो हो जाएगा डेल्टा पी बी ब्लॉक पे। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बी का, माइनस इनिशियल मोमेंटम बी का। फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है, सबका वेलोसिटी सेम हो रहा है, तो मतलब एम u/3 हो रहा है। इनिशियली बी रेस्ट पे था, तो एम u/3 ही तो हो जाएगा इसका, इम्पल्स भी यही तो हो जाएगा। कितना आसान है बच्चों, चीज़ों को समझिएगा तो देखना कितना आसान सवाल था। आई थिंक क्लियर होगा, आगे देखते हैं। सवाल आसान ही है, आपको बस समझना है। ब्लॉक इज एट रेस्ट एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स स्टार्ट्स मूविंग इन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों 10 मीटर पर सेकंड। तो एक कुछ बड़ा सा ब्लॉक था, इसका मास मान लेते हैं ना बच्चों, इसका मास मान लेते हैं कि 3m था। बोल रहा था इक्वल पार्ट में बढ़ रहा था, तो 3 मास में बढ़ गया होगा, m में और m में। तो बोल रहा है कि 2 पार्ट जो है ना वो x और y एक्सिस के अलॉन्ग भाग रहा है।
एक जो था इधर, एक जो इधर इधर भागने लगा, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, एक्स में वाई में। तो तीसरा पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा सवाल हमेशा आता रहता है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, मोमेंटम कंजर्व करना ही सीखिए, है ना। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो बच्चों अगर ये इधर की तरफ भाग रहा है, ये इधर की तरफ भाग रहा है, तो तीसरा किधर की तरफ भागेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल तो बता सकते हैं ना मोटा मोटे तौर पे, ये इधर की तरफ भागेगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है। अभी सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल का रेस्ट पे है, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास भी इसका रेस्ट पे ही होगा। तो उसके लिए इस पार्टिकल को, तीसरा पार्टिकल को इधर जाना होगा, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। ये इधर भागा, ये इधर भागा, और एक को इधर भागना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे अभी भी रहेगा। जो पहले रेस्ट पे था वही सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहिए। तो उसके लिए इसको इधर भगा देते हैं और ऐसा ही होगा, ठीक है, सिंपल है यार। तो मान लेते हैं कि तीसरा ऑब्जेक्ट जो एम था ये इधर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इनिशियली क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बता सकते हैं हम लोग। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू 10 आई कैप में प्लस m इंटू 10 जे कैप में प्लस m इंटू भी हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम नहीं लिख पाएंगे, के कैप आई कैप कुछ नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो 0 इक्वल टू 10m आई कैप प्लस 10m जे कैप प्लस m भी, तो कितना हो जाएगा, m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस का v इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो कितना हो जाएगा 10√2, तो v का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओवरऑल देखें तो ये वेलोसिटी कितना आ रहा था बच्चों, माइनस का 10 आई कैप माइनस का 10 जे कैप, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। और ये हमेशा आप देख सकते हैं यही होगा, ये आई कैप इधर था, जे कैप इधर था, तो इसका वेलोसिटी इधर माइनस का जे कैप हो गया और इधर की तरफ माइनस का आई कैप हो गया। कितना आसान है, इस डायरेक्शन में भागेगा। ऐसे करना है चीज़ों को, ये सवाल आता रहता है बच्चों, एक सवाल जेईई मेंस में आ जाता है, कर लीजिएगा, नीट में भी आ जाता है ना। आसान सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। फिर से एक और सवाल आप लोग खुद से करिए बच्चों, है ना। आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब रुका हुआ है, मूविंग विद हॉरिजॉन्टल है, आइसोलेटेड है मतलब ठीक है कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में हॉरिजेंटली। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के आप बता सकते हैं, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है बच्चों, है ना, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यही तो एक्स एक्सिस है, यही तो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटली मूव कर रहा है एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। अच्छा, कुछ ग्राउंड से हाइट भी है, तो मान लेते हैं कि ऐसा करके मूव कर रहा है बच्चों, ऐसा करके मूव कर रहा है। सर्टेन हाइट मतलब छोटा सा कुछ हाइट होगा अर्थ से, ग्राउंड से। इट सडनली एक्सप्लोडेड इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेज m/4 और 3m/4। ये जाते जाते क्या हुआ कि जाते जाते कहीं पे फट गया, बम था, ये कहीं पे जाके फट गया बच्चों। जब ये फट गया तो क्या बोल रहा है कि 2 मासेज में फटा, एक m/4 एक 3m/4। एंड इंस्टेंट लेटर, वही इंस्टेंट थोड़ा सा बाद में स्मॉलर फ्रैगमेंट मतलब कि m/4 छोटा वाला इतना हाइट पे चला गया। अरे भाई, जब ये फटा ना, बम फटा बच्चों, तो जब ये बम फटा ना तो ये फट गया ऐसे करके, तो इसका एक छोटा सा पार्ट ऊपर की तरफ भागा और एक नीचे की तरफ भागेगा। ऐसा ही तो होना चाहिए ना, ऐसा ही तो होना चाहिए, क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर रहा था, तो हो ये एक 2 पार्ट में बट गया, एक यहाँ पे m/4 में। तो m/4 का क्या हुआ ना कि इसका लोकेशन दे दिया हमें प्लस का 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ भागा। फटता है तो चीज़ें ऐसे ही भागता है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा भागता है, तो उसी तरीक़े से ये भी भाग गया। तो एक मास यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक भाग गया, ये m/4 जो था यहाँ पे भाग गया। इसका लोकेशन दे दिया हमें y = प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि दूसरे मास जो 3m/4 होगा, हैवियर मास, उसका वो उस इंस्टेंट पे, जिस टाइम पे फटा, उस टाइम पे उसका लोकेशन क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों ये ऐसा करके फटा था, है ना। तो फटा तो इसका एक दूसरा मास होगा ना, ये वाला 3m/4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस उस टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, ये कहाँ पे होगा, ठीक है, बता सकते हैं ये कहाँ पे होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हमने पीछे क्या पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में, वाई सेंटर ऑफ मास और एक्स सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, है ना। तो हम ओवरऑल देखें तो हम वाई सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं पहले। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही तो हमने पढ़ा है बच्चों, यही तो हमने पढ़ा है ना। या फिर मोमेंटम से भी आप कर सकते हैं बच्चों, मोमेंटम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें बस यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है। मोमेंटम में तो फिर वेलोसिटी आ जाएगा, पोजीशन पूछ रहा है इसीलिए इसी का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट था पहले, ये जो बॉम्ब था, ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा था, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा था, इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा था। और बोल रहा है सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। तो सर्टेन हाइट अब हमें पता नहीं है ना कितना सर्टेन हाइट है। सर्टेन हाइट छोटा सा हो सकता है, तो हम निग्लिजिबल भी ले सकते हैं, मतलब बहुत छोटा ग्राउंड से है ना बच्चों। सर्टेन हाइट बोला है तो कुछ उसका बोला नहीं है हमें, तो ग्राउंड से मान लेते हैं, ग्राउंड से सटा हुआ ही मान लेते हैं, है ना बच्चों। तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा ये एक्स में बढ़ रहा है बच्चों। देख रहे हैं एक्स में यहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, वाई में कहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। ओवरऑल बड़ा वाला मास जो था, जो बम था, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वाई में चेंज ही नहीं हो रहा। तो वाई सेंटर ऑफ मास इसका जीरो कोऑर्डिनेट पे ही होगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट हम इसको जीरो बोल सकते हैं क्या? हम वाई कोऑर्डिनेट को जीरो बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। फिर जीरो इक्वल टू हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2। तो जीरो इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं m1 मास जो ऊपर की तरफ भागा m/4 इंटू y1, कितना ऊपर की तरफ गया था बच्चों? 15 सेंटीमीटर तक, प्लस m2 3m/4 इंटू y2 जो हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं m/4 दोनों में से कट जाएगा क्योंकि उधर जीरो है। तो हमारे पास जो आ रहा है y2 का वैल्यू माइनस का 5 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 × 5 = 15 माइनस का 5 सेंटीमीटर। मतलब ये 3m/4 जो होगा, ये ऐसे करके यहाँ से इसका दूरी हो जाएगा y = माइनस का 5 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। उस टाइम पे इसका दूरी हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ y डायरेक्शन में। सिंपल है यार, चीज़ों को सोचना है बच्चों, है ना। सोचेंगे तो चीज़ें बनेंगे आपसे। आप यहाँ पे और भी चीज़ें सोच सकते थे, क्या आप सोच सकते थे आप हमें बताइएगा, ठीक है। एक और सवाल बहुत आसान सा सवाल देख लेते हैं। हाफ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट सोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ मटेरियल डेंसिटी ρ1 है और अदर का डेंसिटी ρ2 है। इस टाइप का भी सवाल आ जाता है बच्चों। सेंटर ऑफ मास बस बताना है कि कहाँ पे होगा, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। तो अभी देखा जाए, लोग बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास ठीक है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इधर भी बराबर, इधर बराबर भागों में बांट दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अलग होता है तो इसका मास भी चेंज हो जाएगा। इसका मास m1 हो जाएगा, इसका मास m2 हो जाएगा। मास चेंज होगा तो कैसे बता सकते हैं? हो सकता है इधर ज़्यादा भारी हो तो सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये C1 आ गया, यहाँ पे ये C1 है, ये है। तो ओवरऑल इसका देखें, इस पार्ट का, तो इसका मास कितना होगा पहले ये देख लेते हैं। इसका मास कितना होगा? मास m1 हो जाएगा इसका। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट यहाँ पे देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसमें हाइट तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम क्यों लेंगे? एरिया ही लेना होगा ना बच्चों। अगर हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ तीनों होता है तभी तो हम उसका वॉल्यूम लिख पाते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी चीज़ का बस हमें दे दिया है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो उसका बच्चों एरिया ही लिख सकते हैं, है ना। तो एरिया ही ले लेंगे, वॉल्यूम भले ही है लेकिन दिया है रेक्टेंगुलर प्लेट तो कैसे करेंगे, हाइट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो m1 कितना हो जाएगा? ρ1 इंटू वॉल्यूम मतलब एरिया, एरिया ही हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों? ये L/2 ही हो जाएगा। और ये मान लेते हैं कि ब्रेड्थ मुझे दे दिया है, b दे दिया होगा, दिया नहीं है क्वेश्चन, मानना तो पड़ेगा ही ना कुछ। तो L/2 इंटू b करेंगे तो उसका पूरा एरिया आ जाएगा। तो L/2 इंटू b, तो उसी तरीके से m2 भी लिख सकते हैं। m2 कितना हो जाएगा? ρ2 इंटू L/2 इंटू b। सिंपल, ये भी आ गया। m1 m2 हमने निकाल लिया, ठीक है। m1 m2 हमने निकाल लिया बच्चों। मास आ गया हमारे पास, अब इसका कोऑर्डिनेट देखना होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए बच्चों तो ये इसको हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा बच्चों, क्योंकि इसका मास हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसका ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? C1, क्योंकि C1 इसका दे रखा है ऑलरेडी पहले सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये देखना होगा हमें। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये 0 है, 0,0 है ना। ये देखिए ये 0,0 है, तो 0,0 से ये कितना डिस्टेंस में होगा? ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? L/4 हो जाएगा। तो L/4, 0, क्योंकि x डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और यहाँ से फिर इसका डिस्टेंस कितना होगा? L/4 इंटू 3L/4, 3L/4, 0। ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो C1 C2 हमने निकाल लिया बच्चों, सेंटर ऑफ मास। पहले का कितना है? पहले का C1 जो हमारे पास आ रहा है वो L/4, 0 आ रहा है।
दूसरे का सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ रहा है L/3L/4, 0 आ रहा है। अब इसका भी मास हमें पता है, इसका भी मास पता है। इसका मास m1 कितना है बच्चों, ρ1 Lb/2। इसका मास m2 कितना है, ρ2 Lb/2। सिंपल ये दोनों का मास हमने लिख दिया m1 m2। ठीक है, अगर हम ये चीज़ लिख पाएँ तो अब दो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन दिया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मतलब दोनों का लोकेशन दिया है और मास दिया है, तो हम बता सकते हैं ना बिल्कुल बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास देखते हैं y और x कोऑर्डिनेट में। सिंपल सी बात है बच्चों, y कोऑर्डिनेट में नहीं होगा ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में इसका भी 0 इसका भी 0, तो y कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास ही 0 होगा। x कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये चीज़ हमें देखना होगा। तो यहाँ पर वही लगा देते हैं m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। सिंपली बता दिया हमने। तो m1 कितना है बच्चों, ρ1 Lb/2 इंटू लोकेशन कितना है बच्चों उसका L/4 प्लस ρ2 Lb/2 इंटू 3L/4 है ना बच्चों, अपॉन टोटल मास जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल मास जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ρ1 Lb/2 प्लस ρ2 Lb/2। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए हमको, क्योंकि Lb/2 Lb/2 सब में कॉमन है। अगर हम पहले ही इसको हटा दें Lb/2 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 सब में कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो बाहर निकालेंगे कट नहीं जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए और चीज़ें कॉमन है, बट अभी हम लिखते हैं नीचे ρ1 L/4 प्लस 3 ρ2 L/4। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। नीचे क्या आ जाएगा, L कॉमन आ जाएगा और ρ1 + ρ2 आ जाएगा, तो L कट जाएगा यहाँ से फिर से, क्योंकि सब में L कॉमन है। अब हम चीज़ें बता सकते हैं, ρ1 + 3 ρ2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ρ1 + ρ2। देख रहे हैं, इस टाइप का सवाल बच्चों आ जाता है, सवाल क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में। तो ऐसा कर लीजिएगा आप, आसान है यार। हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं, लेकिन है ये बहुत आसान, आप कर सकते हैं खुद से, आसान ही है। ठीक है, एक बहुत आसान सा फिर से सवाल आप ये खुद से करना है बच्चों, है ना। लीनियर मास डेंसिटी दे दिया है, लेंथ एल का बहुत इस पे बताया मैंने हमको, रो दे दिया, मतलब ये लीनियर मास डेंसिटी हम लोग क्या पढ़ते थे, डीएम इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ डीएल, मतलब डीएक्स है तो एक्स के टर्म में लिख देंगे, एक्स के टर्म है तो डीएक्स लिख देंगे। और रो दे दिया है, मतलब रो यहाँ पे वही है, रो यहाँ पे घबराना नहीं है, रो है a + b टाइम्स ऑफ एक्स। अब बोलेंगे ये तो रो दे दिया, लेकिन हमने लेमडा पढ़ा था, तो लेमडा को ही कभी कभी रो बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डीएम इक्वल टू a + b टाइम्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पीछे बता रहा है कि रखा है, इसीलिए हम डायरेक्टली बता रहे हैं, है ना, इतना समझा नहीं है। एक्स इज द डिफरेंस, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इंड फ्रॉम लेफ्ट इंड। बोल रहा है कोई लेंथ एल का है ना, रोड है, तो रोड तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर x = 0 मान लिया, और यहाँ से शुरू हो रहा है इसका डिस्टेंस, है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ तक बच्चों l है, बड़ा वाला, है ना। लोकेट द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम लेफ्ट इन, यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। मान लेते हैं x डिस्टेंस पे जाके हमने एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया, तो dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x में सेंटर ऑफ मास कितना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ y टाइम्स ऑफ dm, सॉरी y क्यों लिख रहा हूँ, x टाइम्स होगा ना, x टाइम्स ऑफ dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। सिंपल है यार। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई क्योंकि हमने dm निकाल लिया। सॉरी, ये क्या लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे dx है ना यार। ठीक है, dm हमने निकाल लिया, x हमें पता है, x सेंटर ऑफ मास हम बता सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, x डिस्टेंस पे जाकर dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं तो इसका मास क्या होता है, इस छोटे सा एलिमेंट का मास कितना होता है, dm होता है। वही dm क्या होता है, लेमडा टाइम्स ऑफ dx। सब कुछ बता रखा है पीछे, अगर आप क्लियर होंगे तो आपको, अब हम बोलेंगे बच्चे डायरेक्ट बता रहे हैं, बच्चों ये मैं पीछे बता दिया हूँ ना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो डायरेक्टली इसमें रख सकते हैं अब हम, एक सेंटर ऑफ मास हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स ऑफ dm कितना है, a + b टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ dx, और नीचे ये dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा का ओवरऑल मास ही आ जाएगा। तो m भी लिख सकते हैं, या फिर आपको बताने के लिए a + b टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ dx भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है ना बच्चों, तो डायरेक्टली आप नहीं लिखिएगा क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए ऐसे, है ना, ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है बच्चों, a टाइम्स ऑफ x dx प्लस b टाइम्स ऑफ x² ऑफ dx अपॉन नीचे भी a टाइम्स ऑफ dx का इंटीग्रेशन प्लस b टाइम्स ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक जा रहा है, तो जीरो से एल तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जीरो से एल, जीरो से एल, जीरो से एल, जीरो से एल। बच्चों बहुत सिंपल हो गया यार, अब आप लोग को खुद से करना चाहिए, है ना, खुद से कीजिए पहले, है ना। ए टाइम्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी टाइम्स ऑफ 1/3 आ जाएगा एल का क्यूब, डिवाइडेड बाई ए टाइम्स ऑफ एल आ जाएगा, प्लस बी टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, है ना, एल एल कट जाएगा, वैसा कुछ ए बी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है यार, ऐसे करना है चीज़ों को। ठीक है, एक और भी बहुत आसान सा सवाल, आसान तो नहीं बोल सकते आसान आसान क्यों बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको करते हैं बच्चों, पहले एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं, यही हमारा आई थिंक लास्ट सवाल है, तो कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद उसको कर लेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं बच्चों कि बॉल है अप्रोचिंग टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, देन फाइंड आउट। पहला सवाल है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। बच्चों सिंपल सी बात है यार, कोई ऑब्जेक्ट बच्चों ग्राउंड पे गिर रहा है तो बच्चों थोड़ा सा पड़कता है ना, ऐसे पड़कते पड़कते रुकता है। हमने पीछे ये भी बता रखा है कि जब कोई ग्राउंड पे आता है ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आता है u वेलोसिटी से आ रहा है, तो ग्राउंड पे आता है तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आ रहा है वहाँ पे u होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, e टाइम्स ऑफ u हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में बता रखा है जहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है ना, इलास्टिक होता है, ठीक है, e टाइम्स ऑफ u हो जाता है। तो यही तो हमें पूछ रहा था, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो e टाइम्स ऑफ u आंसर हो गया। उसी तरीके से इम्पल्स एग्जर्टेड बाय द नॉर्मल ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड ऑन द बॉल, इम्पल्स कितना ही लगा रहा होगा, इम्पल्स एग्जर्टेड बाय नॉर्मल। यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन होगा ना बच्चों, इम्पल्स तो क्रिएट हो ही रहा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ तो होगा, तो कितना क्रिएट कर रहा होगा ये बताना है, कितना कर रहा होगा। तो इम्पल्स सिंपली बता सकते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्ट बदल लिख सकते हैं आप लोग। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनली बच्चों इस वेलोसिटी से जा रहा है तो m इंटू ई टाइम्स ऑफ u माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये j कैप में हो गया, और ये क्या हो रहा है m इंटू यू, ये नेगेटिव में माइनस का j कैप में आ रहा है ना, ऐसे बता सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m ई यू प्लस m u ओवरऑल j कैप में, है ना, ओवरऑल j कैप में आ जाएगा। सिंपल है यार, ऐसे करना होगा चीज़ों को, ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सवाल काफ़ी ये भी करने लायक है, किया जा सकता है अगर सोचेंगे तो अच्छे से। वही बच्चों, कार्ट लोडेड विद द सैंड मूव्स along the horizontal floor with a constant force coinciding direction with the cart velocity vector। ठीक है, बोल रहा है कि एक कोई कार्ट है बच्चों, कार्ट मतलब कि ऐसा कुछ चलने वाला गाड़ी है, ऐसा कुछ चलने वाला गाड़ी है, इधर की तरफ चल रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ चल रहा है, वेलोसिटी भी होगा। सैंड स्पिल्स थ्रू द होल ऑफ द बॉटम विद अ कांस्टेंट रेट। जो सैंड है ना, यहाँ पे एक सैंड यहाँ पे गिर रहा होगा, बालू इस पे लदा हुआ है बहुत सारा, सैंड बच्चों नीचे की तरफ गिर रहा होगा, उधर की तरफ जा रहा है तो सैंड नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो इसका रेट दे दिया है म्यू kg पर सेकेंड, पता ना इतना kg एक सेकंड में गिर रहा है, तो उसी तरीके से पता है हमें। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एट मोमेंट t, किसी t टाइम पे हमें इसका वेलोसिटी और निकालना है, किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका किसका बच्चों, इसका, ये इस कार्ट का, है ना, इस कार्ट का कितना वेलोसिटी होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे बोल रहा है कि वो लोडेड है पूरा, ठीक है, m नोट मास है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका पूरा मास m नोट दे दिया है इनिशियली, और वेलोसिटी 0 है। इनिशियली क्या है बच्चों, इनिशियली मास m नोट दिया है और v इक्वल टू 0 है, रेस्ट पे है, सारा मास लदा हुआ है, ठीक है। एट टी टाइम, टी टाइम पे क्या हो रहा है ना, टी टाइम पे क्या हो रहा है कि इसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, वो हमें नहीं पता है, ये यू लिख सकते हैं इसको, वी हमें नहीं पता है, ठीक है, और फोर्स एफ तो लग ही रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है ठीक है, ओके। ये म्यू रेट से नीचे की तरफ गिर रहा है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है यार, करना कुछ नहीं है, वही काम करना है जो हमने पीछे किया था कि
देखा जाए तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ये जो सैंड नीचे की तरफ गिर रहा है इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। हमने बस यही पढ़ा है ना कि जो फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी वी बाई डी वी इंटू डी एम बाई डी टी। और याद रखिएगा ये हम रिलेटिव लेते हैं, ये जो हम लेते हैं ये रिलेटिव लेते हैं, v जो है ना और रिलेटिव लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है ना। तो बच्चों देखा जाए तो ये सैंड जो नीचे की तरफ गिर रहा है इसका भी वेलोसिटी तो v होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये चल रहा है इधर की तरफ, इस टाइम पे इधर की तरफ चल रहा है ग्राउंड पे। अगर जो वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट चलता है ना उसी वेलोसिटी से उसका हर एक पार्टिकल चलता है, और अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस टाइम पे भी उसका वेलोसिटी वही होगा जो इस कार का होगा, जो इस कार्ड का होगा। तो इसका भी वेलोसिटी वही होगा जो इस कार्ड का है इस टाइम पे, इस छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी होगा इसी डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोल सकते। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला v ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सैंड। तो कार्ट का वेलोसिटी भी है इसी डायरेक्शन में और इसका इसी डायरेक्शन में सैंड का वेलोसिटी भी है, तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रहा है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, इसीलिए अब यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो गई। क्योंकि जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जीरो हो गया, m इंटू डी वी बाई डी टी ही लिख सकते हैं अब, और ये जीरो हो गया प्लस जीरो, है ना बच्चों, ये जीरो हो गया अब। तो अब आसानी से बताया जा सकता है। फाइनली जब टी टाइम पे क्या होगा, टी टाइम पे कितना मास हो जाएगा m एट टी टाइम पे कितना हो जाएगा, पहले का मास m नोट था और उसमें से नीचे की तरफ मास गिर रहा है, कितना गिर गया होगा, रेट दे दिया है तो रेट म्यू दे दिया है, तो म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं ना। तो कितना मास होगा टी टाइम पे बच्चों, इसका मास कितना गिर रहा होगा, तो ये हो जाएगा मास m इक्वल टू म्यू इंटू टी टाइम पे, टी म्यू इंटू टी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, म्यू इंटू टी क्यों हो गया, क्योंकि म्यू है ना केजी पर सेकेंड है, तो केजी पर सेकेंड है ना, केजी पर सेकेंड है बच्चों, म्यू का वैल्यू केजी पर सेकेंड है। तो केजी निकालना है तो सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही टी को मल्टीप्लाई कर दिया म्यू से, सिंपल। तो एम टी टाइम पे हमारे पास आ गया, टी टाइम पे इतना मास होगा इसका, ठीक है। अब चीज़ें आसान होगी ना। तो अब हमें जो फोर्स निकालना था, जो फोर्स यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि वो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो फोर्स है ना ये बता रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम ये सब चीज़ों को बता पाए। तो कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जो टी टाइम पे होगा, एम नोट माइनस म्यू इंटू टी इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब सिंपल है यार, अब तो सिंपल है। तो एफ कांस्टेंट है इंटू डी टी अपॉन एम नोट माइनस म्यू इंटू टी इक्वल टू डी वी। तो अब इंटीग्रेट हम कर सकते हैं आसानी से यार, अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। एक सेकेंड, अब तो बच्चों यहाँ पे पेज ऐड करना ही पड़ेगा, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे बता देते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे बता देते हैं। हमने क्या बताया अभी आपको बच्चों, ये था ओके। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट तो करना ही होगा। यहाँ पे dt थोड़ी था, यहाँ पे dt नहीं था ना बच्चों, ये dv था, क्या कर रहा हूँ मैं, ये dv था ना बच्चों, ये dv था। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये हमें देखना होगा बच्चों। अब हमें देखना है कहाँ से कहाँ तक जाना है। इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो था, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो गया होगा। इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, और t इक्वल टू जीरो से लेके हम t इक्वल टू टाइम t पर जा रहे हैं, सिंपल। तो बोल सकते हैं यहाँ पे f तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है टाइम, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में जब 1/dt होता है तो क्या बोलते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t हो जाता है, याद कीजिए। तो यहाँ पे log हो जाएगा, मतलब कि ln लिख सकता हूँ, ln ऑफ m नोट माइनस म्यू इंटू टी, और जो t का मल्टीप्लिकेशन है उसका उससे डिवाइड देते हैं, माइनस का म्यू, ठीक है, इक्वल टू v हो जाएगा माइनस जीरो। तो यहाँ पे v हमने निकाल लिया बच्चों, v क्या निकाल लिया, माइनस का f अपॉन म्यू ln m नोट माइनस म्यू इंटू टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। अब हमें वेलोसिटी आ गया, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बता सकते हैं, शुरू में ही पता है हमें फोर्स कितना है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, डी बाई डी टी है, एक्सेलरेशन क्या है, डी बाई डी टी है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। तो टी टाइम पे क्या हो जाएगा, एट टी टाइम, सिंपली बता सकते हैं ना, टी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जो फोर्स कांस्टेंट था और टी टाइम पे मास कितना हो रहा था, एम नोट माइनस म्यू इंटू टी,
तो यही तो हो गया इस वजह से। सिंपल है यार। ऐसे करेंगे चीज़ों को तो हो जाएगा बच्चों, ऐसे करेंगे चीज़ों को तो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आसान है यार, करिए चीज़ों को, करिए बच्चों। देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें टफ होती है, बट आसान किया जा सकता है मेहनत करके। मेहनत तो करना ही होगा बच्चों, मेहनत से पीछे मत भागी, करना तो होगा ही। सोने में मेहनत है, खाने में, सब चीज़ों में मेहनत है, करना सीखिए, अच्छा लगता है, करिए आप लोग, है ना। आपको भी अच्छा लगेगा करेंगे तो। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।